जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग अरिथमेटिक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि आपके IBPS क्लर्क 2023 के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। आपका अभी IBPS क्लर्क 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए अरिथमेटिक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो अरिथमेटिक के सवालों को कैसे किया जाए, कैसे शॉर्ट ट्रिक से किया जाए, ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे और महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है दोस्तों, और ये सवाल है आपका पार्टनरशिप से। पहला सवाल क्या दिया गया है, एक व्यवसाय में बी ने ए से 1200 रुपये अधिक निवेश किया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास दो इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, तो पहले आपका ध्यान किस में जाना चाहिए, इन्वेस्टर्स पर, कि कितने इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन हैं। तो दो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी, तो हम यहाँ पर ए और बी लिख लिए। अब आगे सुनिए, कह रहा है कि बी ने ए से 1200 अधिक निवेश किया, यानी ए अगर x रुपये इन्वेस्ट करता है तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा, इससे 1200 रुपये एक्स्ट्रा, यानी x + 1200। आगे कह रहा है बी ने 8 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया, यानी बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, 8 महीने तक। 8 महीने के बाद वो छोड़ दिया। तो हम लोग यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया और कितने महीने के लिए, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट रखा उस पैसे को, ये यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ बी द्वारा अर्जित लाभ के बराबर है। देखिए दोस्तों, अब ए के बारे में कोई बात नहीं की जा रही कि कितने महीने तक वो पैसा लगा रहा ए का, लेकिन हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ष के अंत में बोल रहा है ना, और ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मतलब कि ए का जो पैसा है वो पूरे 12 महीना लगा रहा है, यानी साल भर लगा रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका पैसा 12 महीने तक। अब यहाँ से जो आता है दोस्तों, इन दोनों का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, वो इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आता है। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो काटेंगे तो 4 से ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब कह रहा है दोनों का जो लाभ है वर्ष के अंत में वो बराबर है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और इसका प्रॉफिट देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस ये 12 × 2 = 2400 हो जाएगा। यानी इन दोनों को बराबर करने के लिए बोल रहा है, तो यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा साथियों। x की वैल्यू 2400 पूछा क्या है आपसे, तो b द्वारा निवेश किए गए राशि ज्ञात कीजिए। b कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर देख लीजिए x + 1200, तो x की वैल्यू 2400, 2400 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। मतलब कि b ने 36 रुपये इन्वेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहा दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक सा सवाल था, आसान सा सवाल था ये। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा, अगला सवाल ये रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है साथियों। क्या बोला है आपसे, 12 वर्ष बाद माँ और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 7 और 10 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 12 वर्ष बाद की बात करें, यानी मदर की 12 वर्ष बाद की आयु है ना, 12 वर्ष बाद की, और यहाँ पर सन के 12 वर्ष बाद की, इनका जो रेशियो है वो कितना दिया है, 10 और 7 का दिया है। यानी हम मान लेते हैं कि कितना होगा, 10x और यहाँ पर 7x होगा। तो क्या इनकी प्रेजेंट एज बता सकते हैं आप, प्रेजेंट एज, माँ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बताइए। तो भाई 12 साल बाद 10x का हो जाएगा, यानी अभी कितना का होगा, अभी होगा 10x माइनस का आपका कितना, 12 है ना, 10x - 12। और सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7x। भाई 12 साल पहले 7x था, तो अभी कितना होगा, 7x - 12 हो गया। अब आगे पढ़िए, यहाँ पर ये जो लाइन है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 26 वर्ष थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 26 वर्ष थी। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों फादर का जन्म हुआ, ठीक है, फिर इसके कुछ साल बाद, कितने साल बाद, यहाँ पर सन का जन्म हुआ। तो जब पिता की आयु 26 वर्ष हो चुकी थी, तब उसके पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, पुत्र का जब जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, यानी ये है आपका प्रेजेंट टाइम है ना, ये क्या है, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय। इस समय वर्तमान समय में पुत्र की आयु कितनी है, यानी बेटे की आयु 7x - 12। तो अगर हम आपसे कहें कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई पिता की वर्तमान आयु यहाँ से लेकर
और यहाँ तक होगी तो कितना है 26 प्लस 7x माइनस 12, तो 26 प्लस ये हो जाएगा 7x माइनस का 12। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7x और 26 में से 12 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। आगे सुनिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिए अब कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है यहाँ पर यदि माता और पिता की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6 और 7 का है, तो माता का वर्तमान आयु 10x माइनस का 12 है और पिता की वर्तमान आयु कितनी है 7x प्लस 14 है, और यही अनुपात कितना दे रखा है 6 और 7 का, यानी 6/7। ऊपर वाले को 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 3। इसको तीनों नीचे 7 से कट रहे हैं तो इसको 7 से काट दीजिए, इसको 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा, ये 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 1 का गुणा 5x माइनस 6 से होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 6 और इक्वल टू 3 का गुणा x प्लस 2 से होगा, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस का 6। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई दोस्तों, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। आपको पूछा क्या है 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो पुत्र की अगर वर्तमान आयु देखा जाए तो कितना है 7x माइनस 12। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 7x माइनस का 12 है। x की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 6 7 42 माइनस 12 यानी 30 आ जाएगा। तो भाई वर्तमान में 30 वर्ष है पुत्र की आयु, तो 10 साल पहले कितनी होगी 20 वर्ष, है ना। तो 20 वर्ष इस सवाल का सही जवाब रहा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल ये रहा, आपके बोट एंड स्ट्रीम से है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में 150 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 196 किलोमीटर दूरी को 10 घंटे में तय करती है टोटल। आप यहाँ से पढ़िए दोस्तों, यदि धारा की गति शांत जल में नाव की गति का 60% है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो बोट और स्ट्रीम की बात करें तो बोट का जो स्पीड है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर बोट की स्पीड है ना, यहाँ पर देखिएगा 60% कम है ना, तो यहाँ पर धारा की गति जो है शांत जल में नाव की गति से 60% कम है। नाव की गति अगर हम 100% मान लें, यानी 100 मान लें, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करिए ना रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोट और स्ट्रीम मतलब कि धारा, तब बोट का स्पीड अगर हम 100 माने 100%, तो यहाँ पर धारा की गति कितनी हो जाएगी 60% कम, यानी 60 कम, तो 100 में 60 कम करेंगे यानी ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इनको हम लोग रेशियो ले लेंगे तो 20 से दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 20 दूना 40। इसको x और इसको भी x मान लेंगे, यानी बोट की स्पीड 5x और स्ट्रीम की स्पीड 2x है। अच्छा अब सुनिए, अब यहाँ पर टाइम है ना, अब 10 घंटे में टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है साथियों, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। चलिए, तो धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर तय किया 150 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो अप स्ट्रीम में स्पीड जो है इन दोनों का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस करिए, 5x में से 2x यानी 3x हो गया। फिर आपको डाउन स्ट्रीम में कितना यहाँ पर टाइम लगा वो हम निकाल लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा बताइए, तो डाउन स्ट्रीम में 196 किलोमीटर चलता है, यानी ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में यहाँ पर दोनों का स्पीड जुड़ जाता है दोस्तों, तो यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और यही किसके बराबर दिया है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम जो है टोटल वो 10 घंटा दे रखा है, यानी इसी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। बस इसको सॉल्व करना है आपको, करिए सॉल्व। 3 से इसको काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, बचा कितना आपका यहाँ पर 5, 7 अट्ठे 56 है ना, 28 बार में। तो यहाँ पर नीचे x है, यानी ये हो गया x, और ऊपर में 50 और 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78, बराबर का है आपके पास 10, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, तो 78/10 है ना, 78/10। तो आपको यहाँ से बोट की स्पीड मिल जाएगी, है ना। तो बोट की स्पीड कितनी हो गई दोस्तों, बोट की स्पीड 5x है,
यानी x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 78/10, है ना। कितना हो जाएगा 78/10। इसको काट पीट करेंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक है भाई, 5 दूना 10, 2 78/2 यानी कि 39। तो बोट की स्पीड 39 हो गई। अब कह रहा है यहाँ पर शांत जल में नाव द्वारा 5 घंटे में कितना दूरी तय किया गया। तो भाई स्पीड है 39, यानी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना ले रहा है, कितने घंटे के लिए 5, और स्पीड कितनी है यहाँ पर 39 है। 39 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 9 5 ने 45 के 5 और हासिल 4, 5 3 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 195 kmph किलोमीटर। ठीक है, kmph नहीं हुआ, किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, मिक्सचर का सवाल है। बहुत ही शानदार सवाल है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है लेकिन मस्त सवाल है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12 और 7 है। यदि मिश्रण का 304 ml बाहर निकाल लिया जाता है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी यहाँ पर हम लोग मिश्रण से कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल लेते हैं तो मिश्रण में जो भी चीज़ें हैं उनका अनुपात नहीं बदलता है। यानी 304 लीटर ml निकालने के बाद भी दूध और पानी का अनुपात वही रहने वाला है। तो निकालने के बाद, है ना, निकालने के बाद हम करते हैं। तो दूध और पानी यानी मिल्क एंड वाटर, यहाँ पर देखिए मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो कितने का है, 12 और 7 का रेशियो है। आगे पढ़िए, कह रहा है शेष मिश्रण में जो बचा हुआ मिश्रण है, यानी अब उसमें 112 ml दूध तथा 152 ml पानी मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 5 और 4 का हो जाता है। 5 और 4 का हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है ये, जब आपका 112 ml दूध यानी मिल्क कितना मिलाया गया, 112 ml, है ना, प्लस, क्यों, क्योंकि मिलाया गया है, निकाला नहीं गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर पानी 152 ml, यानी यहाँ भी प्लस 152 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, है ना, कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और माइनस 5 सत्ती ये हो जाएगा 35। ठीक है, ये 5 सत्ते 35, यानी इतने यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करके घटा दीजिए। तो इसको जब हम लोग इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10 के शून्य, यानी कितना हो जाएगा, 5 से इसको गुणा करिए ना, 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1 और 15 5 75 1 76, यानी 760 माइनस इसको इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 और 12 चौक 48, यानी 448 हो गया, है ना, 448 हो गया। इसको घटा दीजिए, इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 8 में से 3 यानी 13। तो इधर हो गया आपका 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर आपका यहाँ पर क्या बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और ये आपका 7, 7 में से 4 गया 3, यानी 312। तो 13 की वैल्यू 312, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा दीजिए, 13 दूना 26, बचा कितना आपके पास यहाँ पर 5, तो 13 चौक 52, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए, निकाल लीजिए कि अभी यानी 304 ml निकालने के बाद कितना बचा है क्वांटिटी, वो निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 24 है, यानी 12 7 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 × 24, 19 × 24, इसको लोग गुणा करेंगे तो 24 19 चौक 76, है ना, 6 बचा 7, 19 दूना 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, है ना, 45। तो 456 ml दोस्तों 304 ml निकालने के बाद बचा है, यानी शुरू में कितना रहा होगा, इसमें 304 और जोड़ दीजिए, है ना, 304 और हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, देखिए 6 4 10 के शून्य हासिल 1 और ये यहाँ पर 760 ml। तो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है वो 760 ml होगा। 760 ml मिक्सचर है। आपको पूछा क्या है शुरू में, यानी स्टार्टिंग में इनिशियली दूध की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए शुरू में भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो वही होगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर दूध का पूछा जा रहा है, तो दूध का कितना यूनिट है, 12 यूनिट, 12 यूनिट टोटल कितने में से, 12 7 19 में से, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 12 7 19 में से। तो ये हो गया आपका दूध का इनिशियल क्वांटिटी। निकाल लीजिए इसको, 19 चौक 76, है ना, 19 चौक 76 0 और 12 चौक 48, मतलब कि 480 ml इस सवाल का सही जवाब रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, एकदम बेहतरीन तरीका हम इसको करने का बताए हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल ये रहा दोस्तों। ये सवाल देखने में बस लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान, है ना। कह रहा है एक एलिफेंट के कार्य करने की गति 2 हॉर्सेस यानी 2 घोड़े ए और बी के साथ काम करने की कुल गति के बराबर है, यानी इफ़िशियंसी की बात यहाँ पर हो रही है। एक हाथी का जो इफ़िशियंसी है वो 2 घोड़े यानी ए और बी के इफ़िशियंसी के बराबर है ना। चलिए आगे कह रहा है यदि घोड़ा ए जो है अकेले काम को 10 घंटे में पूरा करता है, तो ए जो है, ध्यान समझिएगा, ए जो है कितने घंटे में काम कर रहा है, 10 घंटे में। और जो घोड़ा बी है उसके बारे में क्या बोला है, बी जो है 15 घंटे में उस काम को पूरा कर रहा है। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30 आपका। इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, तो इन दोनों की इफ़िशियंसी 30/10 यानी कि 3 हो जाएगी और 30/15 यानी कि 2 हो जाएगी। तो इफ़िशियंसी यहाँ से निकल गई दोस्तों, है ना। अब इन दोनों की जो इफ़िशियंसी है वो एलिफेंट की इफ़िशियंसी के बराबर है, पहले ही आपको बोल दे रहा है ना। तो इन दोनों की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, यानी एलिफेंट की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब सुनिए, कह रहा है एलिफेंट को काम करने में लगने वाला समय, है ना, पूरा काम करने में, तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, 30 है। यानी ऐसा कह लीजिए कि 30 गन्ने तोड़ना है, 30 गन्ने तोड़ना है। और यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर 5 गन्ने तोड़ रहा है, यानी टोटल कितना, 1 घंटे में 5 गन्ने तोड़ रहा है, यानी टोटल कितना घंटा लग जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 घंटे, है ना, 6 घंटे। तो यहाँ पर पूरा काम को, हाथी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई, लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवालों करवा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। आगे चलिए देखते हैं। चलिए सवाल देखिएगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। कह रहा है कुछ राशि अर्जित साधारण ब्याज निवेश की गई, है ना, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि से यहाँ पर 420 रुपये कम है। जो ब्याज है दोस्तों वो इन्वेस्टेड अमाउंट से 420 रुपये कम है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यदि 6 वर्षों के लिए राशि 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देखिए तो एसआई कितना हो जाएगा बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष में 15% लग रहा है, यानी 6 वर्ष में कितना लगेगा, 15 छक 90%, है ना। तो 90% यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, मिल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो कितना होता है, वो अपने आप में 100% होता है ना, 100% होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ पर आपका ये जो है कितना है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल जो है 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई 6 वर्ष का 90% यानी 90 रुपये, है ना। अब कह रहा है यहाँ पर कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो निवेश की गई राशि से 420 कम है ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे कितना की कमी है, तो आप कहेंगे कि 10 की कमी है ना। भाई 10 कम है ना, यहाँ पर देखिए एसआई जो है वो प्रिंसिपल से 10 कम है, लेकिन एक्चुअल में कितना कम है, वो 420 कम है, 420 रुपये कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 42 आ गई। आपको पूछा क्या है, अर्जित साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एसआई ये 90, तो 1 की वैल्यू 42 यानी 90 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 90 गुणा 42 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, एक तो 0 लग जाएगा और 9 दूना 18 के 8 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है ना। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 चौक 36 1 37, मतलब कि 3780 रुपये इसका यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गई होगी, एकदम बेसिक तरीके से हमने समझा दिया है आपको, शानदार तरीका है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, इनकम से रिलेटेड सवाल है। मोहित अपनी मासिक आय का 35% बचाता है, ठीक है। इससे क्या मतलब पता चला हमको कि जो मोहित है वो अगर कितना रुपए उसकी इनकम यानी कितना रुपए कमा रहा है, तो मान लीजिए कि अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो सेविंग कितना करता है, वो बचाता कितना है यहाँ पर 35% यानी कि 35 रुपये, ठीक है। यानी वो खर्च कितना किया, उसकी एक्सपेंस क्या होगी, है ना। तो एक्सपेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 35, यहाँ पर है ना, 100 में से 35 घटा दीजिए कि कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मोहित की मासिक आय में 40% की वृद्धि हुई, इनकम में 40% आप बढ़ा दीजिए, तो
इनकम में जब हम लोग 40% बढ़ाएंगे, 40% बढ़ाएंगे यानी 140 रुपये अब वो कमाने लगा, 140 रुपये कमाने लगा। कह रहा है वह अभी भी उतनी ही बचत करता है, यानी बचत जो है अभी भी 35 रुपये ही करता है। भले 140 कमा रहा है लेकिन बचाता 35 रुपये ही है। यानी खर्च कितना कर दे रहा है, तो 140 में 35 घटा दीजिए, यानी 105 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। कह रहा है उसके मासिक खर्च में प्रतिशत कितना बढ़ा यहाँ पर, तो मासिक खर्च यहाँ पर कितना बढ़ गया वो देख लीजिए, 65 से 105 हो गया। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे, है ना, यानी बढ़ा कितना, तो कितना हो जाएगा 40, है ना, 40 बढ़ गया कितने पर से, यहाँ पर 65 पर से, तो ये हो जाएगा 65 और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आगे सुनिए, 5 से काटिए, ये हो जाएगा 8 और 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 13, यानी 800/13, 800/13 करिए तो ज़रा यहाँ पर 800/13%, है ना। तो 13 × 5 = 65, 13 × 78 है ना, 13 × 78 बचा 2 तो 20 हो गया, 13 × 1 = 13 यानी 61 पॉइंट कुछ, 61 पॉइंट कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है। डी ऑप्शन में यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ मिल गया ना, बस इतना ही काफ़ी है। आगे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि दोस्तों आज के सेशन आपको पसंद आया होगा और बेहतरीन सवाल किए हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल नया है तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बताई जाएंगी, आपको सारा कुछ एकदम डिटेल में अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाले समय में जैसे ही IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग के लिए, जहाँ पर आप लोग 2024 में जितनी भी बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाली हैं उनके लिए गणित की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।